One of the most important questions on everybody's mind for prelims 2023 is क्या despite these kinds of options जो कि 2022 में पहली बार आए थे, does elimination still work? And I feel that it does, yes. And in this video I will show you how exactly using prelims 2022 के questions जो कि not 1, not 2, not 5, not 10, 18 to 19 क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे लॉजिकली आप चीज़ें एलिमिनेट कर सकते थे. लॉजिक सिमिलर सा ही है, हमेशा काम करेगा. बस ये वाले जो क्वेश्चंस थे 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, ये वाले थोड़े कम आपको यूज़ में आएंगे. बट डोंट फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस, यू स्टिल हैव 92 क्वेश्चंस लेफ्ट. एंड फॉर सम रीज़न अगर यूपीएससी ने सारे ही क्वेश्चंस अगर ऐसे बना दिए तो देयर इज़ वन थिंग दैट आई कैन से विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिर जाएगा. सो फॉर टुडेज वीडियो कीप इन माइंड दैट द आंसर कीज आर इमेजिनरी, मीनिंग आंसर कीज ऑफिशियल आई नहीं है. एंड जो आंसर्स हम आज डिस्कस करेंगे आई वेरीफाइड देम फ्रॉम विजन इनसाइट्स एंड वाजीराम की कीज. सो टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीलिम्स 2022 सेट ए एंड there are 18 such questions, meaning you could have gotten 36 marks. but assuming कि भाई सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे भी 50-50 शॉर्ट रहता है, तो एटलीस्ट 25 से 27 नंबर आप ले सकते हो. 75% प्रोबेबिलिटी हमने क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉट ऑल क्वेश्चंस कट डाउन टू 50-50% प्रोबेबिलिटी. अ लॉट ऑफ देम विल गिव यू द डायरेक्ट आंसर विच वी विल सी इन सच क्वेश्चंस वेयर you see this statement, options so nice you don't think twice. So let's get started. यहाँ पे हमें बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रीर एंड नीर आना चाहिए. आई एम नॉट आस्किंग यू टू नो दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट? बट अगर मुझे एक्सचेंज रेट आता है तो नॉमिनल और रियल भूल जाओ. नॉमिनल रियल अंदाज़ा भी अगर मैं लगा के चलूँ कि भाई रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी में क्या इन्फ्लेशन का फ़र्क होता था, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. बट एन इंक्रीज इन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स इंडिकेट्स अप्रिसिएशन ऑफ द रुपी. तो एक्सचेंज रेट अगर हमारा बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट मतलब कि डॉलर टू रुपी, एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ रहा है, माने कि पहले जो $1 हमें देता था 100 रुपये, अज्यूमिंग नाउ इट इज़ गिविंग अस 80. तो दैट मीन्स दैट यस, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, देयर इज एन अप्रिसिएशन ऑफ रुपी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट सीम्स करेक्ट. बट सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें तो इट सेज इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस. नाउ वी नो जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है, माने कि जब रुपी 100 रुपीज़ पर डॉलर से लेके 80 रुपये पर डॉलर या इवन 40 रुपीज़ पर डॉलर जाता है, तो क्या है, दिस इज़ नॉट इम्प्रूविंग ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस. क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो गया है. पहले $1 में कोई इंसान भारत से 100 रुपये की चीज़ खरीद सकता था, आज वो सिर्फ 40 रुपये की खरीद सकता है. अगर मैं रियल नॉमिनल सब छोड़ के अगर मैं सिर्फ एक्सचेंज रेट की बात करूं कि भाई एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ तो नहीं रही है, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग वर्स. एंड दिस इज द थिंग अबाउट एलिमिनेशन कि इफ आई जस्ट एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस आर इनवर्स. एंड लुक एट द ऑप्शंस, 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका सही यहाँ पे बचा है, विच इज़ वाई आई कॉल्ड दिस ऑप्शन सो नाइस यू डोंट थिंक ट्वाइस. एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, मुझे रीर और नीर पूरा पता होना ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये ध्यान रखना है कि भाई एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है, एंड आई विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. This is a question from 2022. Please keep in mind, this is still valid. This is still going. Elimination works. Now, another question. Which of the following activities constitute the real sector in the economy? तो now, अब बहुत से लोगों के घर में I'm sure ये बातचीत होती होगी कि भाई रियल काम होते हैं, ये जो बैंक वैंक वाले हैं ये तो नकली काम करते हैं कि ये पैसे पे पैसा कमा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं. Even if I don't know this, even if I have not heard this, real versus ऑन टॉप ऑफ द रियल डेरिवेटिव, मैं बस इतनी सी चीज़ लेके चल रहा हूँ कि रियल लेट अस से इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कि भाई गुड्स या सर्विसेज, जीएसटी हटा के गुड्स या सर्विसेज कुछ प्रोड्यूस हो रही हैं आपकी, तो देन दैट शुड बी रियल. और यहाँ पे फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स सीम्स रियल. टेक्सटाइल मिल्स मतलब प्रोडक्शन हो रही है गुड्स की. लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, नाउ कायदे से ये सर्विस है. एंड अगर मैं 1 और 2 को ही
अगर सिर्फ हाँ बोल देता हूँ कि भाई 1 और 2 तो सही होना ही चाहिए, रियल रियल, तो लुक एट द ऑप्शंस, मेरे पास सिर्फ ए और डी का ऑप्शन रह जाता है बिकॉज दीज टू हैव बीन एलिमिनेटेड. एंड बिटवीन ए एंड डी, ए इज़ अ लॉट मोर लाइकली, क्योंकि रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, अगेन द कॉन्वर्सेशन दैट सॉर्ट ऑफ हैड बिन गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी कि भाई दीज आर द थिंग्स दैट आर ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इन पे हमें फोकस करना है, ऐसा है वैसा है, एंड दीज आर थिंग्स दैट आर ऑल्सो मेंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे इफ यू रेड एनी समरीज. तो पे अटेंशन. एंड इवन 50-50 शॉट है आपके पास, 50-50 चांस भी तो लेना बनता ही था. And between that, A seems more likely. So that's where we are with this question. Now, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जिसको लेके लोगों ने बहुत सर पटका कि एच एन सान्याल कमेटी कहाँ से पढ़ ले, कैसे पढ़ ले. आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इज़ वॉट आई विल टेल यू. वाई? क्योंकि एटलीस्ट इफ़ you've read polity, you should know that the Constitution of India does not talk about everything. तो थर्ड स्टेटमेंट आपका वहीं कि वहीं गलत होना चाहिए था, विच सेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट. इट डज नॉट. एंड इफ आई रिमूव द थर्ड स्टेटमेंट, आई एम ओनली लेफ्ट विद दीज टू. तो यहाँ पे 1 और 2 तो ऑटोमेटिकली सही हो ही गया. मेरा सारा सवाल आता है फोर्थ स्टेटमेंट पे. तो मुझे एच एन सान्याल कमेटी के बारे में ना भी पता हो तो भी आई कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट. एंड द फोर्थ स्टेटमेंट वॉज इन करंट अफेयर्स, was very very much in current affairs, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट काफ़ी बार इसके बारे में बात की गई थी इन द ईयर 2021-2022, बिकॉज कोविड में बैठ के किसी को कोई काम नहीं था तो भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा था. एंड दिस इज़ एन एक्ट दैट वाज पास्ड इन आई थिंक द 70s और 80s. इवन आई डोंट हैव टू रिमेंबर कि भाई कब एग्जैक्टली पास हुई थी, मुझे बस ये याद रखना है कि ऐसा कोई एक्ट था. तो एक्ट था, माने कि फोर्थ स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट, विच गिव्स मी द आंसर ऑफ बी. सिंपल इनफ. Coming to the next question. Now, exclusive powers of the Lok Sabha. Please pay attention to the words over here. Now, second statement, अगर आपने बिल्कुल भी कहीं पे भी पॉलिटी पढ़ा है तो मुझे पता है कि भाई सेकंड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली है, राइट. मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस. राज्यसभा में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं किया जा सकता. यू कैन नॉट डू दैट. दैट्स द ओनली थिंग दैट इज डेफिनेटली करेक्ट. एंड एज सून एज आई नो दैट, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस में से रह गया ना, मतलब सी एंड डी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड हैं. एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑन स्टेटमेंट 1. एंड स्टेटमेंट 1, अगर आपने बिल्कुल भी थोड़ा ध्यान दिया था, इफ़ यू इवन सीन अ मेंशन ऑफ 42nd एंड 44th अमेंडमेंट्स एक्ट, तो यू नो दैट पहले में भी शायद होता हो ऐसा, राटिफाइड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, बट लेटर ऑन, मतलब आई एम नॉट सेइंग वो था, आई एम सेइंग कि लेटर ऑन एटलीस्ट ये ट्रांजिशन तो आपको याद रहना चाहिए था कि 44th अमेंडमेंट मेड इट वेरी स्ट्रिंजेंट. स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, दोनों हाउसेज में सेपरेट पास होगा, जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जस्ट टू इंश्योर दैट देर इज़ अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव एबिलिटी टू डिक्लेयर एन एमरजेंसी. तो अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही मैं गलत करता हूँ, आई हैव गॉटन द करेक्ट आंसर. आई ओनली न्यू वेरी बेसिक थिंग्स. मुझे डायरेक्टली ये चीज़ें याद नहीं है, बट एक्सक्लूसिव पावर जब बोला है तो मुझे पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो होना ही चाहिए. 50-50 शॉट भी आ गया है, उसके बाद भी आई कैन डू थिंग्स. सो कीप एन ओपन माइंड, एंड इवन इन 2022 and 3 यू आर एबल टू यूज़ लॉजिक. तो यहाँ पे सोचने की बात है आपकी. मुझे SRI के बारे में बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है. लेट अस अज्यूम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन. अब अ ग्रेट थिंग इन दिस क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही माने कि इतना पार्ट जो है जहाँ पे इस स्टेटमेंट पे मुझे डाउट नहीं है. 1, 2, 3 में मुझे डाउट हो सकता है, बट दैट स्टेटमेंट विच हैज़ ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड, माने कि राइस फील्ड कंप्लीटली सबमर्ज नहीं है. मुझे नहीं पता SRI क्या होता है, बट बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट आई कैन से दैट राइस फील्ड इज़ नॉट ऑलवेज सबमर्ज, बिकॉज जनरली दैट इज़ द केस. तो जैसे ही राइस फील्ड पूरी सबमर्ज नहीं है, आई कैन मेक द अजम्पशन कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो कम होगा. क्यों? मोटर कम चलेगी, यू नीड लेस वाटर पम्प्ड इन टू द फील्ड. स्टेटमेंट 3 सीम्स राइट. स्टेटमेंट 3 सीम्स राइट. ओके फाइन, वी गॉट समवेयर. रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन. अब मीथेन अगर देखें तो कल्टिवेशन में कैसे आ सकता है, मतलब कैटल कल्टिवेशन में ऑब्वियसली मीथेन इज अ बिग प्रोडक्ट वेयर काउज फार्ट एंड contribute methane. But how is that coming in agriculture? Methane is produced when anaerobic conditions exist. Anaerobic माने
कि जब पानी के अंडर रहेगा पूरा, बट अभी हमने देखा कि भाई वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है ऑल्टरनेटिव, सो लाइक पानी जब पूरे टाइम खड़ा ही नहीं है, तो इफ़ आई कंपेयर दीज टू, like a field which has water all the time and a field which has water only 50% of the time, तो naturally इस वाली में कम होगा anaerobic conditions, and I can guess कि हाँ मतलब reduced methane production होना चाहिए. एंड अगर इन दोनों चीज़ों पे हम आ गए हैं तो वी हैव ओनली बी एंड डी, 50% शॉर्ट है आपका, लेना बनता है. एंड ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है, सुंदर चीज़ लगती है कि भाई रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कम लग रही है, मान के चल सकते हो कि रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट भी हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग दैट in the exam this will be easy, but if it's a choice between B and D in such questions, you can take all of the above type of answers. तो ऑल फील्ड मतलब जहाँ पे 100% ऑफ द टाइम पानी रहता है वर्सेस जहाँ पे 50% ऑफ द टाइम पानी रहता है, तो मीथेन प्रोडक्शन तो कम हो ही जाएगा ना. आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता SRI क्या है, मुझे अभी भी नहीं पता है, बट आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट आई विल चूज एन आंसर बिटवीन B and D, एंड बिटवीन B and D आई वुड प्रेफर D. तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने लॉजिकली एलिमिनेट करी हैं चीज़ें, और कुछ नहीं किया है यहाँ पे. कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, मोनोजाइट सैंड्स का ये क्वेश्चन था. ग्रेट क्वेश्चन. थर्ड स्टेटमेंट में मतलब बाकी सारी चीज़ें ढेर सारी हैं, बट थर्ड स्टेटमेंट में कि भाई नेचुरली अकर्स इन दी एंटायर कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया. एंटायर इज सच एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि भाई इतना मोनोजाइट सैंड, इट इज़ फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडियन कोस्ट, बट एंटायर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ नहीं मिलता. मुश्किल, प्रॉब्लमैटिक. एंड as soon as you eliminate that extreme statement, like look at this options, third statement को बस eliminate किया है हमने, and we've gotten an answer. And this is technically from the most answer keys. I've checked Vision, I've checked Vajiram, I've checked Insights, all of them are saying B is the answer. So like that's why I'm saying options so nice, you don't have to think twice. तो 2022 में भी ये चीज़ चल रही है, मतलब you can pause and read the entire question and think through this yourself. Right, coming to the next question, which is software as a service. Now in this question मैं नहीं चाहता कि you should know what it is, even though मतलब ideally you should, because it's something that is being talked about a lot. But अगर मैं सिर्फ दो चीज़ की बात करूँ आपसे, you should know what a software is and you should know what a service is. I'm not saying you should know SaaS. तो software क्या होता है? A simple differentiation can be the app that you're watching this video on, or the browser. That's a software. And hardware, by contrast, is the mobile phone or the tablet or the laptop that you're watching this on. Service, on the other hand, can be something as simple as कि email sending service चाहिए, या Gmail चाहिए, या Gmail is a service, right? Google ने हमें एक सर्विस दी हुई है जहाँ से हम एक दूसरे को ईमेल भेज सकते हैं यूजिंग देयर सॉफ्टवेयर. तो अगर आपने कोई भी मेल यूज़ किया है, कभी यूज़ किया है, तो एटलीस्ट कि इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट अ हार्डवेयर. तो apologies for that. So बेसिक अगर मैं लॉजिक भी लगा के यहाँ चल रहा हूँ, तो दी साउंड प्लॉजिबल, राइट? कि हाँ, मेल सर्विसेज शुड बी सॉफ्टवेयर्स, एंड सॉफ्टवेयर्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड टू मी एज अ सर्विस. क्योंकि मैं अपना ईमेल आईडी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, मैं अपने ईमेल आईडी की एक्सेस मोबाइल से करूँ, कहीं से करूँ, आई कैन डू दैट, राइट? मतलब द ऑप्शंस सॉर्ट ऑफ मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे Gmail, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग Gmail, तो Gmail का अगर मैं ईमेल आईडी अपना कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, मैं उसे मोबाइल से एक्सेस कर सकता हूँ, मैं उसे लैपटॉप से कर सकता हूँ, टैबलेट से कर सकता हूँ. अगर सिर्फ और सिर्फ मैं Gmail को दिमाग में लेके चलूँ, दिस क्वेश्चन सीम्स वेरी डूएबल, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको बस एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ढूंढना है जो यहाँ फिट हो रहा है. एंड इन दिस क्वेश्चन व्हाट देव डन इज गिवन यू दोज एग्जाम्पल्स. आपको नहीं भी पता कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसको अगर बोलते हैं, तो अंदाजे से तो आप चल सकते हो ना कि भाई सर्विसेज शुड बी कस्टमाइजेबल, एंड ये सॉफ्टवेयर हैं जो आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू. बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है. दिस क्वेश्चन शुड बी डूएबल. कमिंग टू द नेक्स्ट, अगेन ये वाला क्वेश्चन आपको देख के ही कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगना चाहिए. क्यूबिट, अ बिट वी नो जनरली इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटिंग, एंड क्वांटम, क्यू, मतलब इतना
याराना दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए पेपर के बीच में, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ऐसे निकलते हैं जो कि नहीं पता मुझे क्यूबिट क्या है, बट ऑफ ऑल ऑफ दी ऑप्शंस दैट इज़ द मोस्ट लाइकली. विजिबल लाइट कम्युनिकेशन सीम्स अनलाइकली. वायरलेस कम्युनिकेशन इतना कर रहे हैं हम कि भी कहीं ना कहीं ये सुना होता. क्लाउड सर्विसेज. नाउ क्लाउड सर्विसेज ऑब्वियसली यूज कंप्यूटिंग, तो कहीं ना कहीं ए या बी में से आपको चूज करना था, बट क्योंकि क्यू है, क्वांटम क्यू, कुछ तो कनेक्शन बैठाओ, इतना तो दिमाग खुला रख के चलना पड़ेगा आपको. एंड दैट्स वेयर यू विल स्टार्ट गेटिंग दोज एक्स्ट्रा हाफ 1 2 3 मार्क्स. राइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what we have to focus on is simple word matching over here. यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई which of these communication technologies can be considered short range. Now RFID, अगर आपने RFID नहीं सुना है, एटलीस्ट आपने फास्टैग सुना होगा. तो फास्टैग, बिकॉज इट वॉज सो मच इन न्यूज़, यू शुड नो दैट फास्टैग वर्क्स ऑन RFID टेक्नोलॉजी. एंड फास्टैग अगर आपने कहीं पे भी ट्रैवल करके देखा है, अरे तो फास्टैग 3 मीटर 4 मीटर दूर हो जाए तो फिर वो नहीं पकड़ता, मतलब लॉन्ग रेंज तो दूर की बात है. सो सेकेंड ऑब्वियसली वी नो शुड बी करेक्ट. सिमिलरली थर्ड, नाम में ही है लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया तो शॉर्ट रेंज ही रहना चाहिए, राइट? तो 2 and 3 we know are definitely correct. And there are only two options with 2 and 3. मतलब you have to choose between B and D. And अगर कायदे से मैं देखूं तो CCTV मोस्टली विद इन बिल्डिंग्स कंपाउंड्स ऐसे ही लगाए जाते हैं. हालांकि मतलब ऐसा रहता है कि भाई दिल्ली के लेवल पे CCTV कैमराज आर बीइंग इंस्टॉल्ड, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ सिटी वाइड नेटवर्क एंड देन मेक इट लॉन्ग रेंज. तो डाउट थोड़ा हो सकता है, बट बिटवीन बी एंड डी द ऑप्शन इज़ 50-50 आपको चूज़ करना है. सो देयरफॉर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो बनता था. कैसे किया हमने सिर्फ फास्टैग को याद किया कि भैया फास्टैग थोड़ा भी दूर हो जाए तो वो चलता नहीं है, लोकल एरिया तो नाम में ही है. अब CCTV का अगर डाउट है तो यू कैन चूज़ बी और यू कैन चूज़ डी. प्रेफरेबली इन सच क्वेश्चंस लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, चूज़ ऑल ऑफ द अबव टाइप ऑफ आंसर. लॉजिकल अगर वो लगे तो, क्लोज सर्किट क्योंकि बोल रहा है तो यू कैन कंसिडर इट एज शॉर्ट रेंज, बट सम पीपल विल डाउट, डिस्कस, डिबेट, एंड जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है तो इस पे हम भी कोई फाइनल स्टैंड नहीं ले सकते. बट 50-50 चॉइस है, करना बनता था. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज अनदर ये तो स्कैम है टाइप क्वेश्चन. क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट अ वेरी सिंपल थिंग इज हैपनिंग. जो हमने पहले भी बात करी है कि कुड में सम टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो जनरली सही होती है, बट इस क्वेश्चन में 7 स्टेटमेंट है, सातों की सातों में कुड 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 है. अब अगर इतना कोई आसानी से, एंड नॉट जस्ट दैट, देयर इज एन ऑप्शन विच सेज ऑल 7. तो अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि भाई कहाँ पे एक्सेप्शन है, which we'll find in a couple of statements over here. Number one of these statements is this one. यहाँ पे बोल रहा है could tsunamis could occur at equatorial regions. तो even though it's saying could, but then it is making a specific statement कि equatorial regions में ही होंगी और कहीं नहीं होंगे. ऐसा क्यों? तो that doesn't seem likely. अगर सोलर फ्लेयर है, सोलर फ्लेयर अर्थ का एंगल ऐसा है कि भाई इक्वेटर से तो दूर ही है, तो मतलब इक्वेटर पे सुनामी क्यों आएगी? तो सेकंड स्टेटमेंट अपने को थोड़ा डाइसी लगता है. और अगर बस इतना भी आपने कर लिया तो लुक एट दिस, सेकंड स्टेटमेंट, एंड देयर इज ओनली वन करेक्ट ऑप्शन लेफ्ट. एंड उसमें अगर आप आओ तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी डाइसी है, विच सेज कि फॉरेस्ट फायर्स कुड अकर ओवर मच ऑफ द प्लैनेट. तो जो सामने है सोलर फ्लेयर के सबसे ज़्यादा वहीं होना चाहिए ना, मतलब पीछे वाली साइड जो दूर है सन से उस साइड पे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए. सो कुड जब सारी स्टेटमेंट्स में हो तो फिर सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि भाई ये तो स्कैम है. एंड स्कैम पकड़ते ही हमें सही आंसर यहाँ पे सी मिल जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 43, दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि हमें बस बेसिक चीज़ अपनी ध्यान रखनी है. बेसिक चीज़ हमारी क्या है कि भाई इन्होंने बोला रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ, वेटलैंड्स फंक्शन एज इट्स किडनीज. तो लंग्स क्या करती हैं? दे फिल्टर एयर. एंड किडनीज क्या करती हैं? दे फिल्टर वाटर इफेक्टिवली, और यू कैन से ब्लड फिल्टर करती है, राइट? तो अब कीपिंग दिस इन माइंड, इफ वी रीड द ऑप्शंस, the water cycle in wetlands involves surface runoff, subsoil percolation, and evaporation. Now, again, please keep in mind that the
क्वेश्चन सेज बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, माने कि मल्टीपल ऑप्शंस लग सकते हैं आपको जो सही हों, बट बेस्ट कौन सा है उनमें से। तो वाटर साइकिल की बात कर रही है, हमने बोला फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, सो सीम्स लाइकली कि भाई हो सकता है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट बाय एल्गे फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश क्रस्टेशन, मतलब ये तो बिल्कुल ही कुछ और ही बात कर दी इन्होंने। वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। अगेन ग्राउंड वाटर की बात करी होती तो मे भी शायद इसको लाइकली ले लेते, बट बिटवीन ए एंड डी आपका चॉइस है, एंड बिटवीन ए एंड डी, डी सीम्स द मोर लाइकली। क्यों? क्योंकि अब्जॉर्बिंग हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, कि फिल्टर कुछ तो हो रहा है ना। सो अगेन मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, बट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स मैं सिंपल एलिमिनेशन से भी यहाँ आंसर पे पहुँच सकता हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वेयर आई सिंपली वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड वन थिंग, कि एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करो। डायआर्की क्या होता है? डायआर्की इज डुअल गवर्नमेंट, राइट? व्हाट इज अ मॉडर्न एनालॉजी ऑफ डायआर्की? मतलब कहाँ हमने देखा है? हु कैन टेल मी? मतलब आई टेक सम टाइम, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट टिल देन तो अगर डायआर्की की बात करें तो रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, माने कि जो अंग्रेज़ों के पास रहता था। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में क्या फ़र्क था। रिजर्व्ड वर द सब्जेक्ट्स दैट वर केप्ट विद द ब्रिटिश। तो नेचुरल सी बात है कि अब कोई कॉलोनियल पावर है तो वो रेवेन्यू और पुलिसिंग जिन लोगों के ऊपर राज कर रही है उनको तो नहीं देगी। एंड जैसे ही हमने 3 और 4 को बोला कि ये तो डेफिनेटली होने ही चाहिए, हमारे पास सिर्फ बी और सी ऑप्शन हो जाते हैं, राइट? नाउ बिटवीन 1 and 2, administration of justice is again one of those things कि if you can control the police, if you can control the courts, if you can control the revenue, then effectively you control everything. But local self government ठीक है, हाँ जी ओके दे दो, क्या कर लेंगे? दैट सॉर्ट ऑफ एन एटीट्यूड ऑब्वियसली द ब्रिटिश ऑलवेज हैड, एंड जैसे ही आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को यहाँ से हटाते हो, देर इज़ अ सिंपल वन एंड ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू। एंड जो मॉडर्न एनालॉजी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ द दिल्ली गवर्नमेंट, इज इट नॉट? कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल द पुलिस। तो करना चाहे जो भी अरविंद केजरीवाल, इफेक्टिवली इन द एंड इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स विल दैट वर्क्स। सो एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी है। आई एम नॉट टेकिंग पोलिटिकल साइड्स, आई एम नॉट डूइंग XYZ, आई एम सिंपली टेलिंग यू हाउ यू कैन थिंक अबाउट दिस ड्यूरिंग द एग्जाम, कि भाई इफ Delhi government had control of police, do you think half the things that Arvind Kejriwal is doing, he'd be doing other things, much different things, but that's the idea. कहीं से भी आप एक analogy लगा के अपने क्वेश्चन निकाल सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, राइट? मैंने अर्थशास्त्र ना पढ़ी है, ना मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पढ़ें जाके, but let's think about these things logically, right? Now a person could be a slave as a result of a judicial punishment, totally possible, right? क्योंकि अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो this is a time of 300 BCE, right? उस ज़माने में slavery was a fact, एंड आज की डेट में अगर मॉडर्न एनालॉजी में इसको बोलूँ तो जुडिशियल पनिशमेंट से आप जेल जा सकते हो, आपको फाइन लग सकता है, एंड उस ज़माने में अगर आपको फ़ाइन देने की हैसियत नहीं थी तो भाई आपको स्लेव बना दिया जाएगा। सीम्स टोटली पॉसिबल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मतलब मेरे हिसाब से सही होना ही चाहिए, बट फर्स्ट स्टेटमेंट डजंट गेट अस एनीवेयर। नाउ इफ़ वी लुक एट द अदर 2 स्टेटमेंट्स, कि इफ़ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वॉज लीगली फ्री, आई डोंट नो। If the son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of master's son. तो the second and third statements are complementary, right? कि अगर एक illegitimate child, meaning a child born of a slave, has the ability to inherit the property of the father, then makes sense that the mother should also become a free woman. कॉम्प्लीमेंट्री है, मेरे को नहीं पता है कि नहीं है, अर्थशास्त्र में दिया या नहीं है क्या है, बट दोनों स्टेटमेंट साथ में जानी चाहिए, इज़ व्हाट आई नो। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हाँ शुड बी पॉसिबल, कि दिस सीम्स लॉजिकल, 300 BC में स्लेवरी होती थी, चलती थी ऐसी चीज़ें।
एंड इफ़ यू से कि 2 and 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंड 1 तो होना ही चाहिए, मेरे पास सीधा आंसर आ जाता है, दैट इज डी. आई हैव नॉट रेड अर्थशास्त्र, but I can logically walk my way through to the answer. I do hope that these things are making sense to you, because यही है तरीका आपको, to sit in the actual exam and get those extra few marks. Now, coming to the next question, a very simple question, because क्रेडिट रेटिंग की अगर बात कर रहे हैं, जैसे पहले भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर चीज़ को रेगुलेट नहीं करता है. रिजर्व बैंक डील्स विद ओनली वेरी वेरी फ्यू थिंग्स. एंड अगेन, दिस इज़ द जॉब ऑफ सेबी. क्रेडिट रेटिंग के बारे में भी काफ़ी बात चल रही थी रिसेंटली, 2022 के प्रीलिम्स से पहले, बिकॉज मोदी जी का मानना था कि भाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जानबूझ के, बिकॉज देर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट, देर नॉट रेजिंग इंडिया क्रेडिट. तो मतलब इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, इसके बारे में थोड़ी बातचीत कहीं ना कहीं थी. एंड अगर इस चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डाउट आ जाए कि भैया आरबीआई तो शायद नहीं होना चाहिए, यू एलिमिनेट द फर्स्ट स्टेटमेंट and brilliantly you're only left with one option. So like again, even when like one option, one only, two only, three only, four only, उस type के options होने के बावजूद भी there are like so many questions that you can do very simply अगर आप बस थोड़ा सा खुला दिमाग अपना रख रहे हैं. Now, coming to the next question, this is another one of those questions, options so nice you don't think twice. यहाँ पे आप बस पढ़िए इसको ऐसे कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. नाउ इफ आई रीड, वियतनाम इज लेड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. सीम्स राइट. वाई? बिकॉज बार बार ये न्यूज़ में आता रहता है कहीं ना कहीं कि भाई साउथ ईस्ट एशिया में देर आर मल्टीपल फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज. मे बी, आई एम नॉट श्योर वियतनाम है कि नहीं है. वन ऑफ द फास्टेस्ट, ठीक है, फाइन, कैन बी वन. वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम. NCERT अगर आपने पढ़ी थी, विच इज़ लाइक 10th की हिस्ट्री की NCERT, तो यू नो कि वियतनाम वॉर हुआ था. वियतनाम वॉर में द कम्युनिस्ट्स वॉन, एंड कम्युनिस्ट जनरली आर अ वन पार्टी सिस्टम. तो जैसे ही मैं सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट करता हूँ, वी आर लेफ्ट विद ओनली B and C. एंड B and C में नाउ I don't have a lot of information about the rest, right? कि Vietnam's economic growth is linked to integration with global supply chain and focus on exports. Okay, हो सकता है. For a long time, Vietnam's low labor costs and stable exchange rates have attracted global manufacturers. Fair, हो सकता है, मुझे नहीं पता. I am not studying Vietnam's economy. Vietnam has the most productive e-services sector in the Indo-Pacific region. तो Indo-Pacific region में obviously India is also counted, and India has one of the best e-services sector in the world. तो most productive, this sounds like an extreme statement. तो क्योंकि मेरे को B और C में से ही चूज़ करना था, there is only one option left for me, which is option C. क्योंकि 5 को जैसे मैं eliminate करता हूँ, तो that's the only option that's left for me. मेरे को सिर्फ 5 में से 2 statements के बारे में पता होना चाहिए था कि the second statement कि भाई, and ये पता होना भी ऐसा नहीं है कि I need specialized information for this. This is a general piece of information that is available to us, that has been shared with us multiple times. So that is how you keep an open mind, and you will be able to solve a lot of questions. Coming to the next question, फिफ्थ शेड्यूल के बारे में एक क्वेश्चन है, एंड लेट्स से मुझे फिफ्थ शेड्यूल के बारे में एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है इन द पेपर क्रंच मोमेंट पे कि भाई क्या था, बट एटलीस्ट इतना तो मुझे ध्यान होना चाहिए कि समथिंग टू डू विद ट्राइबल एरियाज, सेम एज शेड्यूल 6. तो सारे शेड्यूल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, कि लाइक शेड्यूल 7 में क्या होता है, शेड्यूल 8 में क्या होता है, लैंग्वेजेस किस में है, एंड द 3 लिस्ट वेयर दे आर. तो अगर मुझे बस इतना पता है कि इट हैज समथिंग टू डू विद ट्राइबल एरियाज, तो देन आई कैन सेफली एलिमिनेट D and C. Why? Prevent transfer of land from tribal people. तो एक तो कीवर्ड यही है, create a local self-governing body in that area. तो सेकेंड भी is a possible statement. Possible क्यों? क्योंकि टेक्निकल डिटेल में आप जाओगे तो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में देर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस विच इज़ बीइंग गिवन, राइट? दैट इज़ हाउ आर कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस. बट वो शेड्यूल 6 एरियाज़ के लिए है. तो इवन देन अगर यूटी तो नहीं बनता है, क्योंकि अगर इफ़ यू रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट 2019 में, when it was created a union territory, nothing happened about adding it into the 5th schedule, right? और स्पेशल कैटेगरी स्टेट इज़ सॉर्ट ऑफ अ डिफंक्ट रूल जो कि प्लानिंग कमीशन के टाइम पे यूज़ होता था, अब यूज़ भी नहीं होता है. तो बेस्ट रिफ्लेक्ट्स ए या बी में से ही होना चाहिए. बट अगर सही आंसर आपको चाहिए तो फिर दैट विल डेफिनेटली बी ओवर हेयर ए. बट 50-50 शॉट आ गया था
करना बनता है ये क्वेश्चन भी। आपको शेड्यूल 6 के बारे में अगर एग्जैक्टली पता हो देन यू कैन ऑल्सो एलिमिनेट स्टेटमेंट बी। बट इवन इफ यू डोंट नो अबाउट शेड्यूल 5 एंड 6 का डिफरेंस मेजर, एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि ट्राइबल एरिया से डील करता है, यू कैन गेट टू ए एंड बी। तो देखो कुछ ना कुछ मिनिमल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, एग्जैक्ट ना भी हो तो भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस वॉज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो एक रूल ऑफ थंब है बहुत सिंपल सा, दैट एनी टाइम यू सी a board is generally a statutory body. Electricity board, housing board, any sort of this board, jal board, any board that has been created in your state or any other area is a statutory body. बस अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ पे जाता हूँ कि बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, आई गेट ए एंड डी, एंड विद ए एंड डी मेरे को चूज़ करना है कि भाई T Board's head office is situated in Bangalore and the board has overseas offices at Dubai and Moscow. मतलब doesn't make sense कि बहुत ज़्यादा इसमें मुझे एलिमिनेशन का स्कोप नहीं लग रहा। बट अगेन अगर मुझे थोड़ा बहुत भी देखना है, कुछ सोचना है, करना है, तो कुछ भी लॉजिक अगर मैं लगाऊं तो टी प्रोड्यूसिंग एरियाज आई नो आर मोर इन नॉर्थ ईस्ट दैन द साउथ। तो टी बोर्ड का हेड ऑफिस अगर है तो इट शुड आइडियली बी probably कोलकाता, probably गुवाहाटी, somewhere else, not Bangalore. तो उस लॉजिक से भी अगर मैं जाऊँ आई शुड अराइव एट 4, बट 50-50 शॉर्ट है इस क्वेश्चन में बिटवीन ए एंड डी, एंड द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज एक्चुअली डी। क्योंकि लोगों ने बाद में गूगल करके देखा तो टी बोर्ड डज हैव ऑफिसेज एट दुबई एंड मॉस्को, बट इवन इफ आई डोंट नो दिस एट द एग्जाम आई कैन गेट टू ए एंड डी। सो दिस इज what you have to keep in mind in 2023 also. Keep an open mind. Now this is one of those questions जहाँ पे sum बहुत सारा है, तो sum का मतलब है possibility, and the first statement is a pretty extreme statement. Other than made by humans, nanoparticles do not exist in nature. हमने नैनो पार्टिकल स्केल पे देखना ही रिसेंटली शुरू किया है, और इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट आप मार दो जाके, मतलब till about 150-200 years ago we did not know atoms existed. So like to say that none, other than what man-made nanoparticles, there are no nanoparticles, that is a very extreme statement. And जैसे ही आप 1 को हटाते हो you are left with B and D. And nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetics. इतने सारे कॉस्मेटिक्स हैं, इतनी सारी मेटालिक ऑक्साइड्स है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यूज़ हो ही सकता है. So with that possibility, preferably you should mark between B and D, D over here, right? So very simply हमने लॉजिकल स्टेप्स फॉलो किए हैं, एंड इवन इन 2022 का प्रीलिम्स जहाँ पे 1 स्टेट 2 स्टेट ओनली, 3 स्टेट 3 पेयर ओनली, 4 पेयर ओनली, इस टाइप के क्वेश्चंस थे. इवन दो 8-10 वैसे क्वेश्चंस आए थे, अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस आर स्टिल पॉसिबली सॉल्वेबल विद एलिमिनेशन एंड लॉजिक. आप उन 8 क्वेश्चन पे फोकस मत करो. इट्स द सेम थिंग एज एंशिएंट एंड मेडिवल, कि भाई एंशिएंट एंड मेडिवल टफ आ रहा है, राइट, करेक्ट, फाइन. पॉलिटी तो अभी भी लॉजिकल है, पॉलिटी पे ध्यान दो ना, पॉलिटी वाली चीज़ें करो. सो देयर विल बी सम क्वेश्चंस लाइक दैट. अब अगर सारे ही क्वेश्चंस यूपीएससी उठा के ऑल ऑफ दोज काइंड्स ऑफ बना देता है, तो देन विल हैव टू फिगर समथिंग एल्स आउट. बट टिल देन लॉजिक इज स्टिल वैलिड, स्टिल एप्लीकेबल, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, खुला दिमाग से जाओ, चीज़ें हो जाएंगी. सो बेस्ट ऑफ लक एंड ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो आपके टेस्ट में कैसा काम आता है ये. एंड I do recommend using this during actual prelims exam, but after some practice. So best of luck on your UPSC journey and lage raho.